हेलो एवरीवन। हम लोग जो सूक्ष्म दृष्टि का आपका जितना भी संक्षिप्त था वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जो नेशनल न्यूज़ है आपका आई दृष्टि का, वो हम लोग करने वाले हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। ये 15 जून 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पहली कमर्शियल फ़्लाइट की शुरुआत की है। ओके, और यह लखनऊ से नोएडा के मध्य संचालित किया जाएगा। लखनऊ से नोएडा के बीच ये संचालित किया जाएगा। इस यात्रा में 28 महिला किसान सहित कुल 170 किसान सम्मिलित रहे। यहाँ पर जो है कि 28 मार्च 2026 को जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है और कार्गो टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधा का भी शिलान्यास किया है। तो ये कब शुरू हुआ? 28 मार्च 2026 को जो है कि ये शुरू हुआ है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। अब स्मरणीय तथ्य जो है इसका ये देख लेते हैं हम लोग। स्मरणीय तथ्य क्या कह रहा है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में एक हो गया है। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है? यूपी में है। नोएडा जो है इसमें नया ऐड हुआ है। जेवर का ये कहाँ पे है? तो ये नोएडा का जो है कि यूपी का जेवर, यूपी में एक जगह है जेवर। जेवर का यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे है। इसे बहुमाध्यमीय परिवहन केंद्र, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जहां सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों का समेकन होगा। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का तेजी से विस्तार किया गया है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 17 तक पहुंच गई है। ज्ञातव्य है कि 25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान को मंजूरी प्रदान की। ये जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25 मार्च 2026 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान को जो है कि इन्होंने स्वीकार किया, और यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 35-36, ठीक है, 26-27 से 35-36 तक चलेगा। ये 26-27 से 35-36 याद रखिएगा आप लोग। इसका सबका मतलब आप ये कितना बजट लगा, कितना खर्च, इतना डाटा याद नहीं रहेगा। 28,840 करोड़ रुपए का कुल इसमें बजट लगा है। 13 मार्च 2026, ठीक है, 13 मार्च को 2026 को नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वो और आकाशा एयर ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आकाशा एयर की पहली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सुविधा स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायक कंपनी को ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विकास, निर्माण और संचालन, ये आपको सिर्फ ये बताना है कि ज्यूरिख को दिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की सतत अवसंरचना यात्रा में एक है। लाइमस्टोन, कैल्साइट, क्ले सीमेंट का उपयोग करने वाला यह देश का पहला बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट बन गया है। ये जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर लाइमस्टोन, कैल्साइट, क्ले सीमेंट LC3 का उपयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना क्या है? ये जो है आपका 10 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का चरण 2A का मंजूरी दिया है। इसके तहत क्या है कि 6.032 किलोमीटर लंबा एक नया कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें कि कुल 5 स्टेशन होंगे। और ये चरण 2A में क्या है? अहमदाबाद गांधीनगर में सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 77.63 किलोमीटर हो जाएगी।
तो ये आपका अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दिया गया है। इसके बारे में ये है, इसका भी बजट आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ कौन से जगहों को जोड़ेगा, बस यही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। उतना आपको डाटा याद रहेगा नहीं, ठीक है ना, और वो पूछता भी नहीं है। ये जो कॉरिडोर है, ये इसके जो स्टेशन है, आश्रम रोड, कोटेश्वर, ये सब आपके इसमें आएंगे। साबरमती नदी, सरदार नगर एयरपोर्ट, ये सभी इसमें आएंगे। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का चरण 2A शहर के अवसंरचनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के जुड़ने तथा अहमदाबाद एवं गांधीनगर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल जाएगा। अहमदाबाद मेट्रो चरण 2A का निर्माण कार्य में लगभग 2000 व्यक्तियों को रोजगार भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब है प्रधानमंत्री की यात्रा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यूएई के बारे में देखते हैं हम लोग। और कभी भी अपना जो अभी चल रहा है नीट का ख़त्म हो गया, आप कभी भी जो है कि आप अपना पॉलिटिकल व्यूज़ लेके कोई किताब मत पढ़िएगा। तो मोदी के नाम से ही जिनको चिढ़ मची रहती है, तो वो चीज़ आपके माइंड में जो है कि अच्छे से वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है एक स्टूडेंट की तरह, और स्टूडेंट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ उनको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होता है। तो चलिए, हम लोग मोदी मोदी इतना हल्ला हो रहा है कि अभी भी जो है कि जन स्वराज पार्टी का गया है इधर से, और बांकीपुर चुनाव होने वाला है। इस वजह से जो है कि पूरा टाइम यहाँ पे शोर मचा रहता है, घर के आसपास से आवाज़ आती रहती है पूरा। चलिए, हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 5 देशों का यात्रा है 15 से 20 मई तक का, ठीक है। तो मई में जो वो गए हैं, कहाँ कहाँ, नीदरलैंड गए हैं, स्वीडन गए हैं, नॉर्वे गए हैं, इटली गए हैं। तो रवि किशन जी हमेशा कहते हैं कि हर 4 दिन पर, हर एक सप्ताह पे वो जो है विदेश घूमते रहते हैं, विदेश जाते रहते हैं, उनको वहीं विदेश में ही मन लगता है। तो वही बातें याद आ गई जहाँ 5 देशों की यात्रा जो इसमें लिखा हुआ है। तो आराम से जॉली मूड में पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ हम लोगों को वहाँ के जो प्रमुख हैं, जैसे किसी देश में गए हैं तो उसका प्रमुख कौन है वो देखना है। भारत के साथ व्यापारिक भागीदारी उनकी क्या है, क्या समझौता हुआ है, ये सारा चीज़ पूछता है। बैंकिंग में भी पूछता है, तो लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यूएई का देखते हैं। चलो, 15 मई 2026 को यूएई का दौरा किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इतना लंबा नाम वहाँ के राष्ट्रपति का याद नहीं करना है, यूएई का नहयान याद रखिएगा। और भारत का साथ इनका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है ये, ठीक है। तीसरा जो है सबसे बड़ा भागीदार देश है, और जो है व्यापार के मामले में 25 वर्षों से निवेश में ये 7वें स्थान पे है यूएई, ठीक है। भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग ये 11% और एलपीजी का लगभग 40% ये पूरा करता है, ठीक है। तो कच्चा तेल 11%, एलपीजी 40%। एलपीजी से सोच रहे हो कितना हेल्प मिलता है, सबसे बड़ा स्रोत है ये एलपीजी का, यूएई। यात्रा के दौरान, चलिए यहाँ पे आपका यूएई के बारे में, ठीक है। तो यात्रा के दौरान इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच एक पेट्रोलियम भंडार में सहयोग पर समझौता हुआ। भारत में 30 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल के भंडारण, विशाखापट्टनम और चांदी खोल सुविधाओं तथा भारत में एलएनजी और एलपीजी भंडारण सुविधाओं में संभावित सहयोग शामिल है। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपका राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, कितना परसेंट है, कितने नंबर पे व्यापारिक और निवेश के मामले में है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। कच्चे तेल का भंडारण, विशाखापट्टनम और चांदी खोल सुविधाओं तथा भारत में एलएनजी और एलपीजी भंडारण सुविधाओं में वो सहयोग करेंगे। इंडियन ऑयल और एडीएनओसी के बीच एलपीजी की दीर्घकालीन आपूर्ति पर भी सहयोग करेंगे। रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए रणनीतिक जो है रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। मैं चाहूँ तो मतलब बिल्कुल ही जो है टू दी पॉइंट समझा कर चली जाऊँ, बट बहुत किसी को ना वो वन लाइनर सब कुछ पढ़ना रहता है, लाइन बाय लाइन।
तो देख लीजिए एक बार। कोचिन शिपयार्ड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच वाडिनार में जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने का समझौता हुआ है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच वाडिनार में क्या होगा, जहाज मरम्मत होगा। कोचिन शिपयार्ड, ड्राई डॉक्स वर्ल्ड और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग के बीच जहाज मरम्मत कौशल विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है। यूएई से भारत में 5 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश की घोषणा भी हुई है। 5 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर निवेश करेगा यूएई। ठीक है, अबू धाबी इन्वेस्ट अथॉरिटी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में 1 बिलियन डॉलर तक का निवेश किया जाएगा। चलिए, सीडेक भारत और G42 यूएई के सहयोग से 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने की भी दिशा में काम हुआ है। नीदरलैंड की यात्रा में जब वो गए थे 2017 के बाद कोई प्रधानमंत्री का ये दूसरा बड़ा जो है कि नीदरलैंड का यात्रा है, दूसरा। इसके पहले भी जो है कि गया है, 17 के बाद दूसरा। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी दूसरी बार गए हैं और उन्होंने डच प्रधानमंत्री से जब वो मिले रॉब जेटेन तथा किंग विलेम अलेक्जेंडर पोइमा मैक्सिमा से मुलाकात किए। भारत और नीदरलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी बना, 26 से 30 तक का रोड मैप बना जल प्रबंधन के क्षेत्र में। और जो है कि डच प्रधानमंत्री ने अफस्लाउट डाइक बांध का दौरा भी किया उन्होंने, मोदी जी वहाँ पे भी गए थे बांध के पास। ठीक है ना। जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड का अवसंरचना और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच में काम हुआ है। गुजरात का जो कल्पसर परियोजना और तकनीकी सहयोग के बीच में भी हस्ताक्षर हुआ है। नीदरलैंड यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारी गंतव्यों में से एक है। सबसे बड़ा व्यापारी गंतव्य नीदरलैंड है। ठीक है, क्या है वहाँ पे देखो, 55.6 बिलियन डॉलर का एफडीआई के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है ये। 55.6 बिलियन मतलब भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है नीदरलैंड। जल, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात हुआ है। फूलों के लिए बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए CEAH के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हुई है। नीदरलैंड सरकार के द्वारा 11वीं सदी के चोल तामपत्र को भी भारत को वापस कर दिया गया है। चोल तामपत्र वापस किया गया है। तो चोल से तो आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना, चोल से क्वेश्चन बनता है। ऐसे भी चोल इम्पॉर्टेंट है आपका। चलो, ये सारी चीज़ क्रिटिकल्स मिनरल्स हैं, प्रौद्योगिकी है, नवीकरणीय और हरित ऊर्जा है, ऊर्जा संक्रमण, व्यापार, मोबिलिटी, प्रवसन, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, ये सभी मिलाकर 14 समझौता नीदरलैंड के साथ हुआ है। धोलेरा गुजरात में भारत का पहला फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच समझौता हुआ है। ये याद रखिएगा आप, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कंपनी का जो नाम है देखो, एक तो 14 समझौता हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप देखो कि ASML, ये आप देखो ASML करके एक नाम है जो नीदरलैंड की कंपनी का है। ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच भारत का ये पहला फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए डच कंपनी के साथ हुआ। कहाँ पे होगा, धोलेरा गुजरात में होगा। उस शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा यूनिवर्सिटी और ग्रोनिगन यूनिवर्सिटी के बीच भी समझौता हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, ये सब पूछेगा नहीं, ये आप सेमीकंडक्टर वाला याद रखना। लीडेन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच भी समझौता हुआ है। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर पे है आपका स्वीडन वाला है। देखिए स्वीडन में क्या किए जाके मोदी जी, अभी तो मोदी बड़ा हाँ शोर मचा रहे हो तुम लोग, तो पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आएगा कि कहाँ घूमते हैं, क्या काम करते हैं, देख लीजिए। चाहे आप प्रशंसक हो, समर्थक हो या विपक्ष, मतलब प्रतिरोध अभी आपका स्टूडेंट के प्रति ज़्यादा है। तो स्टूडेंट हैं आप, इसलिए आपको विरोध करने का पूरा हक है हर गलत बात पे। ठीक है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के नियंत्रण में जो है कि 17 से 18 मई के बीच वो गए थे, गोथिनबर्ग का दौरा किए थे। स्वीडन का जगह है गोथिनबर्ग। ठीक है ना, वहाँ पे वो गए
और वहाँ पे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भी आई हुई थी, उर्सुला वॉन डेर लेyen। उनके साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल भी हुए। यह मंच प्रमुख उद्योगपतियों का अकेले यूरोपीय मंच है। भारत और स्वीडन ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। 2026 से 30 तक का एक संयुक्त रूप से कार्य योजना दस्तावेज भी यूरोप बनाए हैं। कहाँ पे? गोथेनबर्ग जो है स्वीडन में है। वहाँ पर जो है यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री करके जो एक वो राउंड टेबल मतलब एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार बना दिया गया है। मोदी जी को डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया है। तो पोलर स्टार और ग्रैंड क्रॉस रहेगा तो स्वीडन ही मारिएगा। यह सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता है, ये स्वीडन की तरफ से पहले एशियाई नेता, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं कि नॉर्वे में क्या किए वो जाकर। देखिए, नॉर्वे यात्रा किए तो तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी उस टाइम चल रहा है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा थी, 43 वर्षों में। और मोदी जी ने नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं जोनास गहर स्टार जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, जोनास जोनास है, ठीक है। और किंग हेराल्ड 5 और क्वीन सोंजा से भी मुलाकात किए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलन भी संबोधित किए हैं। नॉर्वे ने क्या किया कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा किया है। भारत ने नॉर्थ शिपिंग 2027 में इंडिया पवेलियन लगाने का निर्णय लिया है। 27 में नॉर्थ शिपिंग इंडिया पवेलियन लगाने का निर्णय भी लिया गया है आपका। इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस नॉर्वे का जो नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी है, उन दोनों के बीच में भी एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ है। नॉर्वे के जो गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में लगभग $28 बिलियन का भी निवेश किया गया है, ठीक है। 19 मई को ऑस्लो में क्या हुआ? तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, जो देखिए इम्पॉर्टेंट रहेगा ना, मैं उसको ना ऐसे टिक लगा दूँ, ठीक है, वो आपको याद रहना चाहिए। तीसरा ये जो है लाइन, तीसरा जो आपका नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ऑस्लो में हुआ है, 19 मई को हुआ है, ठीक है। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने हिस्सा ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन सभी देशों ने हिस्सा लिया है। तीसरा नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ऑस्लो में हुआ है। चौथा कहाँ होगा? फिनलैंड में, हेलसिंकी में होगा। ऑस्लो में तीसरा और फिनलैंड में चौथा होगा। अब इटली यात्रा में आते हैं हम लोग। इटली यात्रा का देखो क्या है, थोड़ा सा हाँ, इटली यात्रा देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे 19 से 20 मई के बीच में, तो वो रोम भी गए थे और इटली की पहली द्विपक्षीय यात्रा की। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला है। सिर्फ मेलोनी का नाम याद मत रखो प्लीज़, राष्ट्रपति का भी नाम रखो, पता चले राष्ट्रपति का ही पूछ दे। सर्जियो मैट्रेला, ठीक है, मेलोनी से नाम मिलता है मैट्रेला। तो यहाँ पर वो रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय का दौरा भी किए हैं। मोदी जी FAO एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित भी किया गया है। वो रोम गए थे वो, ठीक है। रोम में जाकर कहाँ वो गए तो FAO एग्रीकोला मेडल उनको मिला है, FAO के मुख्यालय में गए थे। यहाँ पर वो इटली की प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता किए हैं, विशेष रणनीतिक साझेदारी किए हैं। 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है इनके बीच द्विपक्षीय व्यापार को। सिर्फ इनके मेलोडी चॉकलेट्स मत देखिए, 29 तक इनका जो व्यापार है द्विपक्षीय व्यापार कहाँ जाएगा? 20 बिलियन यूरो तक जब पहुँच जाएगा। 2027 को भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई। एक साल के बाद जो है मोदी जी और मेलोनी संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे 2027 को, पर्यटन वर्ष के रूप में, ठीक है ना। भारत में एक नवाचार केंद्र इनोवेट इंडिया बनाने की घोषणा की गई है। इनोवेट इंडिया नवाचार केंद्र है जो कि भारत में बनाया जाएगा। ये प्रमुख जो है
मतलब समझौता हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में, कृषि में सहयोग के रूप में, समुद्री परिवहन बंदरगाह, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में इटली भागीदारी करेगा। मेलोनी जो है, मेलोनी जो आएंगी और गुजरात के लोथल में वो क्या करेंगी, विरासत परिसर को, जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है हमारा लोथल में, उसको जो है कि उसके विकास के लिए काम करेंगी। भारत से इटली में नर्सों की गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए संयुक्त आशय पत्र, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए एमओयू, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और इटली के इलेक्ट्रा सिंक्रोट्रॉन केंद्र के बीच आशय पत्र, आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग, उच्च शिक्षा अनुसंधान, इंडो इटालियन रोड मैप, ये सारा कुछ है। ये सारा कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेलोनी के साथ। ये मत सोचिए कि सिर्फ बात करके चले आते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक द्विपक्षीय व्यापार को पहुंचाना है। नवाचार केंद्र इनोवेट इंडिया है, उसको भी बनाने का काम किया जा रहा है। नर्सों की गतिशीलता को सुगम बनाया जाएगा। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में इटली हेल्प करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे, आयुर्वेद, ये सब कुछ आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग भारत में अपराध 2024, इसको देख लीजिए। भारत में अपराध 2024, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। अपराध में सबसे आगे कौन है जी? एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है उसमें सबसे आगे कौन है बताओ? तो 1953 से पहले तो ये प्रकाशित हो रहा है। मई 2026 में जो है इसका रिपोर्ट जारी किया गया है और इसमें जो है आपका डाटा इतना याद नहीं रखने का ज़रूरत है, क्या है नहीं है। आपको देखना है कि 2024 में पता है अपराध जनसंख्या, मतलब प्रति लाख जनसंख्या पर 2024 में 418.9 अपराध दर को रिकॉर्ड किया गया है। इतना नहीं आपको जानना है, सिर्फ आप ये जानो ना कि जो है कौन सा राज्य आपका नंबर 1 पे। तो लास्ट वाला जो है आपका पेज, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इतना जो है ना पढ़ने का देखो क्या ही ज़रूरत है, इतना याद नहीं रखेगा। डाटा क्या ही याद करोगे, कौन कहाँ रेप हुआ, क्या हुआ। ये आपको साइबर अपराध तो खैर बहुत बढ़ गया है। सब कितने मतलब बेवकूफ़ बना देते हैं भोले भाले लोगों को ना, कैसे करके भी वो स्कैनर भेजते हैं और पैसा मंगवा लेते हैं अपने अकाउंट में। और वो सोचते हैं कि इस तरह से वो अपने अकाउंट में पैसा लेकर बहुत खुश हो जाएंगे, 1000-2000 करके वो खींच लेते हैं पैसे किसी तरीके से, और फिर उसके बाद वो उसी से अपना दिनचर्या चला रहे हैं। ठीक है, वो पैसा कभी भी आपको हक नहीं लगेगा, आपका वो पैसा आपका कहीं ना कहीं से निकल जाता है, उस टाइप का पैसा। साइबर अपराध के कुल मामले में बहुत सारा देखो कि 1,01,928 मामले 2024 में रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा केरल प्रथम स्थान पे है। ओ माय गॉड, अब हम लोग सोच सकते हैं कि इतना जो साक्षर, ठीक है, केरल जो है देखिए आपका, ये केरल केरल जो है ना प्रथम स्थान पे है। इसके बाद पुडुचेरी है सेकंड नंबर पे, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पे। चलो बिहार नहीं है अपना। केरल प्रथम स्थान पे, पुडुचेरी सेकंड और पश्चिम बंगाल जो है आपका तीसरे स्थान पर है। तो जो है आपका फर्स्ट स्थान पे है। केरल याद रखिएगा सबसे नंबर 1 पे है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल 94.5% जो है यहाँ पे अपराध दर है, प्रथम स्थान पे। दूसरे स्थान पे पुडुचेरी 91% के करीब, बंगाल में 90% के करीब जो है कि क्राइम हो रहा है, ठीक है ना। 2024 में 19 महानगरों में आईपीसी और बीएनएस अपराधों के अंतर्गत सर्वाधिक आरोप पत्र दाखिल दर कोलकाता में दर्ज किया गया है। 19 महानगरों में किया गया है, लेकिन उसमें भी सब सर्वाधिक कहाँ पे, तो कोलकाता में। कोलकाता वाला तो सुने ही होंगे, रेप कांड जो हुआ था। इसके बाद कोझिकोड केरल का है, ठीक है। अगर ये महानगर का बात किया जाए आईपीसी और बीएनएस अपराधों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है कि चार्ज सिटिंग रेट के बारे में, ठीक है ना।
फिर कोच्चि का भी स्थान है। मतलब केरल और पश्चिम बंगाल तो समझ में आता है, पुडुचेरी नंबर 2 पे है यार। मतलब ये सारे राज्य हम लोग सोचते थे कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केरला इतना साक्षर है, वहाँ पे अपराध कम होगा, बिहार यूपी में ज़्यादा होगा, बट अब देखो रिकॉर्ड चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आपको जागने की ज़रूरत है, आप डाटा कहीं गड़बड़ ना कर देना, ठीक है ना। असम ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जो है 2026 विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद यह जो विधेयक क्या काम करेगा ये तो पता ही। असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा के द्वारा, मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा है। बाद में 27 मई 2026 को असम विधानसभा ने इसको फिर पारित भी कर दिया, ठीक है। तो इसमें विवाह जो है, तलाक और उत्तराधिकार, विरासत, लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में लागू होने वाला ये एक तरह से समान नागरिक ढांचा प्रस्तावित करता है। इसका उद्देश्य धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर अब एक समान नागरिक व्यवस्था लाना है, ताकि कानूनी समानता, लैंगिक न्याय और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके। अब ये नहीं कि 3 तलाक कह दिए तो तलाक हो गया और फिर उसका जीवन नर्क हो गया। अब ये नहीं कि अब किसी भी जो है जाति, समुदाय, कोई भी धर्म में जो है कि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो तो वैसा नहीं होगा। समान नागरिक ढांचा प्रस्तावित किया जाएगा। कानूनी रूप से और लैंगिक रूप से जो है कि समानता मिलेगा, न्याय मिलेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। विधेयक अनुसूचित जनजातियों को अपने दायरे से बाहर रखता है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी इसमें नहीं है। यह जो अनुच्छेद है इसको प्लीज़ याद रखना, ये अनुच्छेद याद रखना बाबा, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं बाबा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला, ठीक है। तो 366 का जो है संबंध इससे है, और अनुच्छेद 342 इसमें क्या है बताओ। 366 342 का संबंध एसटी से है, और वो उनके धर्म और परंपरागत जो उनका रीति रिवाज है उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करना है। विधेयक असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 को निरस्त करने का प्रस्ताव भी रखता है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम 2024 जो है उसको निरस्त कर देगा यूसीसी जब लागू होगा, यानी कि समान नागरिक संहिता, ठीक है। विधेयक विवाह के लिए एक पत्नीत्व का मूल नियम बनाता है। वैध विवाह को मान्य रखा जाएगा। न्यूनतम आयु जो है पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18, ठीक है ना। तो बस इतना जो है कि आप याद रखना कि असम में ये सारा चीज़ है। विवाह के 60 दिनों के भीतर दंपति को उपपंजीयक के सामने मतलब आकर वो कराना होगा, ठीक है। जब विवाह होगा मतलब विधेयक में सभी विवाह और तलाक के पंजीकरण करना अनिवार्य है, और 60 दिन के भीतर आकर जो है आपको कराना होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि तलाक के मामले में भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। 60 दिन के भीतर दंपति को उपपंजीयक के पास जाना अनिवार्य है। विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे संबंधों को पंजीकरण करने के बाद 1 महीने के भीतर इसको प्रस्तावित किया जाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो बच्चे हैं, अगर किसी को बच्चा हो जाता है तो पूर्ण रूप से वैध माना जाएगा, और यदि कोई महिला अपने लिव इन साथी को द्वारा छोड़ दी जाती है तो उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, जैसे शादी में देते थे। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है पूरी तरीके से वैध मनाया जा रहा है, ठीक है ना। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली पर नीति आयोग की रिपोर्ट तो अलग से करवा ही चुके हैं, यूट्यूब पे आपको डाला हुआ है। ये रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग का रिपोर्ट पूछता है आपका। तो हम लोग देखते हैं कि स्कूली शिक्षा प्रणाली पे नीति आयोग क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम ये पीडीएफ ही थोड़ा सा धुंधला है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट शीर्षक रिपोर्ट है,
ठीक है। शीर्षक क्या है बाबा, याद रखना। आप जब मेंस आंसर राइटिंग करोगे ना, तो अगर शिक्षा से रिलेटेड कुछ आपका ऐसे वगैरह में आता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करता है, ये चुनौतियों को पहचान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में बनाया गया था, इस रिपोर्ट का मुख्य पृष्ठभूमि है ये। यहाँ पे पुराने 10+2 ढांचे को हम लोग 10+2 ढांचे को हटा चुके हैं। अब हम लोग 5+3+3+4, ठीक है ना, इस ढांचे को हम लोग अपनाएं। इसमें 3 से 18 वर्ष तक की आयु को सीखने के अलग अलग चरणों से जोड़ा गया है। 3 साल का बच्चा जो है वो कहाँ रहेगा, वो किस चीज़ में ऐड होगा, प्राथमिक विद्यालय में, है ना। तो 18 वर्ष तक का इसमें 5+3+3 4, ठीक है। अस्मरणीय तथ्य में देखो क्या है इस रिपोर्ट में, आप क्या देखते हो कि समानता, समावेशन, डिजिटल एकीकरण और अधिगम परिणामों पर केंद्रित होगा ये। इसमें क्या है, यू टाइस प्लस 2024-25 में भारत में 14.71 लाख से अधिक विद्यालय हैं खुले। ये सारा चीज़ आपको डाटा याद नहीं रहेगा, आप मेंस आंसर राइटिंग के टाइम में ही देख लेना। अधिक विद्यालय जो है खोले गए हैं, इतने विद्यार्थी हैं, लगभग 1 करोड़ के करीब शिक्षक दर्ज हैं। रिपोर्ट इस गिरावट को 3 कारणों से जोड़ती है। अब जो नीति आयोग है कुछ गिरावट भी देख रही है, जैसे कि 14-15 में क्या है कि 26.95 करोड़ था क्या स्कूली नामांकन, अब 24-25 में घटकर ये 24.69 करोड़ हो गया है। सोचो, मतलब बच्चे नामांकन नहीं ले रहे हैं। पहले 26-27 करोड़ के करीब था, अब 24 करोड़ के करीब हो गया है। तो रिपोर्ट में इस गिरावट को हम 3 कारण से जोड़ते हैं। बच्चे नाम लिखाना नहीं चाहते हैं यार, वो मोबाइल ही लिए रहेंगे। जनसांख्यिकीय परिवर्तन होता है, विशेषकर घटती प्रजनन दर का भी एक होता है। कम नामांकन वाले विद्यार्थियों का समेकन और उच्च कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखने की चुनौती। सरकारी विद्यालय अब भी भारत की शिक्षा व्यवस्था के मुख्य आधार हैं, पर उनका नामांकन हिस्सा घटा है। सरकारी विद्यालय अभी भी भारत की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार है, लेकिन नामांकन घटा है। अब क्यों लेगा कोई, सरकारी स्कूल में रखा ही क्या है। सरकारी स्कूल में सिर्फ खिलवाड़ होता है। 8वां-9वां का बच्चा लोग जानते हैं एनसीईआरटी का किताब ठीक से पढ़ नहीं पाता, रीडिंग नहीं कर पाता है। स्कूल जाते कितने और वो कितने सिंसियर होकर टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चों पे ध्यान देते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। चलो, तो सरकारी विद्यालय अभी भी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार है। जब इतना ही मुख्य आधार है तो वहाँ सिर्फ सरकारी विद्यालय ही रहना है, तो हटा दो निजी को। 2014-15 में कुल नामांकन का 54.3% सरकारी विद्यालय में था। अब 24-25 में ये नामांकन 54 से घट गया, 49% के करीब हो गया है नामांकन। इस अवधि में निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय का हिस्सा बढ़ गया है। निजी विद्यालय में 31% जो था पहले, अब 38% के करीब हो गया। यह बदलाव परिवारों की निजी शिक्षा के प्रति बढ़ती आकांक्षा को दिखाता है। इसमें अंग्रेजी माध्यम, अनुशासन, रोजगारोन्मुख शिक्षा, बेहतर परिणाम और गुणवत्ता की धारणा जैसे कारक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर भागीदारी मजबूत है, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पे जाते जाते ना गिरावट हो जाती है। मतलब 5-6 तक ही गरीब बच्चे गरीब है, किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई किसी की माँ घर घर जाकर काम करती है, वैसे बच्चे को सरकारी स्कूल में कैसे करके लिखवा देते हैं ना, 5वां-6वां तक पढ़ाते हैं, बाद में फिर उनको हटाकर किसी काम में लगा देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी बेटियां भी घर में काम करने लगती हैं और बेटे जो है किसी दुकान में, कहीं ऐसे होटल में कहीं काम करने लग जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर आप देखो, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पे जाते जाते गिरावट हो जाती है, ठीक है ना। कक्षा 10 के बाद तो गिरावट और अधिक है। इसका कारण क्या है कि पढ़ाई कठिन नहीं है, मतलब पढ़ाई की कठिनाई नहीं है, आर्थिक दबाव है, दूरी तो है ही, परिवहन है, फीस है, विषय उपलब्धता है, सामाजिक सुरक्षा है, बाल श्रम है, बच्चे काम में लग जाते हैं, घरेलू जिम्मेदारी निभाने लगते हैं, कमजोर आधारभूत सीखने की क्षमता को बच्चों को विद्यालय से बाहर रखकर आती है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग आधे विद्यालय केवल प्राथमिक कक्षाएं ही, मतलब
सिर्फ प्राथमिक विद्यालय ही है। केवल 5.4% विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक ही शिक्षा दे पा रहे हैं। मतलब कितना सोचने वाली बात है ये कितना अजीब बात है कि प्राथमिक कक्षाएं ज़्यादातर हैं। मात्र देखिए आप 1 से 12 तक निरंतर अगर कोई शिक्षा देता है तो सिर्फ 5%। इसका सीधा प्रभाव बच्चों की निरंतरता पे पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पे ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। ठीक है, 24-25 में प्राथमिक स्तर पे ड्रॉप आउट दर 0.3%, उच्च प्राथमिक स्तर पे 3.5% हो गया है। माध्यमिक स्तर पे जाते जाते ये 11.5 हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि प्राथमिक स्तर तो मजबूत है, लेकिन माध्यमिक और जो है कि हर 10 में से एक बच्चा शिक्षा प्रणाली को छोड़ देता है। रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों की भागीदारी में सुधार हुआ है। उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के मुकाबले, जैसे उस समय 14-15 में 45.99% से बढ़कर अब 24-25 में 60% हो गया। 14-15 मतलब 10 साल में ना आपका 45 से 60% हो गया है लड़कियों का नामांकन। ठीक है ना, उच्च माध्यमिक स्तर पे। अब अनुसूचित जनजातियाँ विद्यार्थी जो हैं इसके बारे में देखते हैं हम लोग। पहले 14-15 में उनका 89% के करीब था नामांकन, अब 24-25 में 99 हो गया है, तो करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है। और लड़कियों का तो 15% के करीब बढ़ोतरी हो गया है। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर यह जो है 72.1% से बढ़कर 81.3% हो गया है। विद्यालय में बिजली, शौचालय, कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्ट कक्षाओं जैसी सुविधाओं में विस्तार भी हुआ है। ये सब हम लोग उतना याद नहीं रखेंगे, बिजली ये वो कंप्यूटर ये सब नहीं याद रखेंगे। सिर्फ हम लोग ये देख रहे थे कि कितना ड्रॉप आउट हुआ है। ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। तो पीटी के लिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना है, वन लाइनर नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को बारीकी से देखना है, समझना है। आपके ही देश का ये जो रिपोर्ट है, आपके देश के शिक्षा व्यवस्था का जिसका इतना चर्चा हो रहा है उसी का ये रिपोर्ट है। तो इसमें आप इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ो। ठीक है ना, डाटा देखकर इतना घबराओ मत। ये कंप्यूटर, बिजली ये सब हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग सीधा यहाँ पे रिपोर्ट जो है 13 व्यापक सिफारिश देता है, 8 प्रणाली का सिफारिश विद्यालय, ये सब हम लोग को अब कुछ नहीं पढ़ना है। बस ये जो रो है यहाँ पे ही सिर्फ पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सॉरी चलिए, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका, देखो ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये जो लाइन है ना, इस साइड जो लाइन है नीति आयोग का, सिर्फ इसमें ये आप देखो, ये वाला जो है यहाँ पे, ये आपका अनुसूचित जनजाति का 89.97% और लड़कियों का, महिलाओं का जो है कि पहले 45% के करीब था, अब 60% हो गया। अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों का नामांकन उच्च प्राथमिक सकल नामांकन जो है, उच्च प्राथमिक सकल नामांकन इनका पहले 89% के करीब था, अब आपका 99.5% के करीब हो गया। तो ये बस यही इस लाइन में बस यही इम्पोर्टेंट था। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि 2 अन्य सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी मिल गई है। तो 2 अन्य सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी मिल गई है। 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 5 मई को 2026 को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी गई। इसमें देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले निर्माण सुविधा जो गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। ठीक है ना, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो ये मिशन के तहत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया गया है। पहला जो होगा वो डिस्प्ले निर्माण वगैरह करेगा और गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी पे आधारित होगा। स्मरणीय तथ्य में आते हैं हम लोग। स्मरणीय तथ्य देखिए इसका, स्मरणीय तथ्य में है ना कि गुजरात में स्थापित किया जाएगा सेमीकंडक्टर परियोजना। जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है गुजरात में ही जा रहा है, क्योंकि बाद में जब ये सरकार ना रहे तो गुजरात तो विकसित हो ही जाए। चलो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेना।
इन पर कुल लगभग जो है 3,936 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये जो 2 सेमीकंडक्टर परियोजना हो रहा है गुजरात में, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, ठीक ना। तो इन पर कितना खर्च किया जा रहा है? 3,936 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड CML जो है कि ये धोलेरा में कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन तथा ATMP असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग की एकीकृत सुविधा स्थापित करेगी। यह इकाई मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले मॉड्यूल का निर्माण करेगी। ठीक है, बस इतना ही करते हैं हम लोग, इसको पूरा कर लेते हैं।